गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नौकरी मंच पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, पीएससी हो, तो एचपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें जीके का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जीके में इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी से हमारी स्टैटिक और करंट दोनों ही संबंधित हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो राज्य के कल्याणकारी कार्य हैं, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं। हमने आर्टिकल 42 तक कल कंप्लीट किया था, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा, तो अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ जी, तो भाई यहाँ हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात किया कि भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। और आर्टिकल 36 को भी हमने कंप्लीट किया था कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में बताई गई है। आर्टिकल 37 में कह दिया था कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी का प्रयोग किया गया था। तो हमने आर्टिकल सभी यहाँ पर आर्टिकल 42 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने पढ़ा कि जो भी हमारे डीपीएसपी हैं आर्टिकल 38 में कि जन कल्याण की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्य के कल्याण की बात के साथ साथ सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण। और अनुच्छेद नंबर 40 में हमने डिस्कस किया था ग्राम पंचायत की स्थापना। और 41 में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए 6 से 14 साल तक की एज के बच्चों को। और लास्ट था प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 42, जिसमें न्याय संगत तथा मानवीय परिस्थितियों में कार्य तथा प्रसूति सहायता की बात की गई थी। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रसूति सहायता अगर कोई गवर्नमेंट महिला जो है वो है, तो उनको अगर डिलीवरी होती है तो उनको 6 मंथ का अवकाश मिलेगा, 2 बच्चों पर ये अवकाश रहेगा और उनकी सैलरी भी कट नहीं होगी। लेकिन अगर राज्य सरकार इसको बंद कर दे तो हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि डीपीएसपी ऑलरेडी हमने बातचीत की थी आर्टिकल 37 में कि परिवर्तनीय नहीं है। और जो भी यहाँ पर जेंट्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनकी वाइफ को डिलीवरी होती है, तो जो उनकी वाइफ है, डिलीवरी तो उनकी हुई है लेकिन हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो उनको 1 मंथ का अवकाश मिलेगा 2 बच्चों पर। तीसरे बच्चों पर वो चाहे तो अवकाश ले सकते हैं लेकिन सैलरी कट होगी। तो इन सब डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल 43 जो हमने स्टार्ट करना है, कर्मचारियों को निवास, वेतन आदि का प्रावधान। आर्टिकल 43 कहता है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको निवास और वेतन इत्यादि का प्रावधान है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर जानेंगे आर्टिकल 43 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिकल 42 जो कि हम आर्टिकल 43 जो कि हमें बता रहा है कि कर्मचारियों को निवास और वेतन इत्यादि का प्रावधान। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि 1989 के अंदर एक कानून बना था, न्यूनतम मजदूरी कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून ये बना कब है? 1989 के अंदर बना है न्यूनतम मजदूरी कानून। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई सरकार के द्वारा एक जो मजदूरी है, एक मजदूर की 1 दिन की 8 घंटे की जो मजदूरी बनती है वो फिक्स है। कोई भी मजदूर कहीं पर कार्य करता है तो उससे कम मजदूरी पर कोई भी उससे कार्य नहीं करवा सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होगा अगर उससे कम उसे वेतन दिया जाता है। तो
आर्टिकल 43 में जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय कहा गया था कि कर्मचारियों को निवास, वेतन इत्यादि की व्यवस्था, कि जितने भी कर्मचारी कामरत हैं, काम करते हैं, कहीं पर भी जो मजदूर काम करते हैं, तो उनको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए राज्य को। तो उस समय ये कानून नहीं था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, लेकिन बहुत बाद में सरकार ने इसको लागू कर दिया 1989 को। तो ये पहले ही आर्टिकल 43 में कहा गया था। उसके बाद है 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 43 का यहाँ पर क्या मकसद है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उद्योग हैं, जहां पर मजदूर काम करते हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कहीं पर भी जहां पर कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, तो उस सब में उन कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। वहां के ओनर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, या सरकार कोई बड़ा डिसीजन लेती है, कंपनी का मालिक कोई बड़ा डिसीजन लेता है, तो कर्मचारियों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो कर्मचारियों को प्रत्येक काम में इन्वॉल्व, प्रत्येक सलाह में इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 43A के अंदर ऐसा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो है ये क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो क्या अर्थ होता है? जितने भी भारत के अंदर नागरिक रहते हैं वो विभिन्न धर्मों के रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सभी के ऊपर, सभी के लिए राज्य सरकार कोशिश करेगी कि सभी के लिए एक बात पर एक ही कानून मान्य हो, एक ही कानून लागू हो। तो समान सिविल संहिता जो है ये केवल और केवल गोवा में थी। उसके बाद हाल ही में इसको उत्तराखंड में लागू किया गया है, समान सिविल संहिता को। तो भाई समान सिविल संहिता का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तो समान सिविल संहिता का प्यारे विद्यार्थियों अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के भारत के सभी धर्मों के नागरिकों पर सरकार कोशिश करेगी, राज्य की सरकार, जरूरी नहीं है, तो सभी धर्मों के नागरिकों पर समान कानून, सभी धर्मों के नागरिकों पर समान कानून व्यवस्था लागू करना, समान कानून व्यवस्था समान कानून व्यवस्था लागू करना। तो ये आर्टिकल 44 में कहा गया था। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये केवल गोवा में हुआ करता था। ये स्टैटिक जीके आपकी बनेगी। करंट जीके का क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में समान सिविल संहिता को जो है वो लागू किया गया है 2024 में। तो उत्तराखंड जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में क्या है? बाल्यावस्था देखभाल तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा। तो बाल्य अवस्था में देखभाल और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 45 कहता है कि भाई देखो, 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम आज के समय में प्लेवे कहते हैं, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें
बच्चों की देखभाल की जाएगी और बच्चों को खेल खेल में शिक्षा भी दी जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों की देखभाल। तो ये आंगनबाड़ी व्यवस्था है आर्टिकल 45 के अंदर। इसी में ही एक चीज और कही थी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की एज के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जो कि अब शिक्षा का अधिकार बन गया है आर्टिकल 21A के तहत। तो मेनली था कि बाल्यावस्था में देखभाल तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा। इसके बाद इसमें एक चीज और क्लोज था आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये हमारा था आर्टिकल 45। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 46 में क्या है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की उन्नति, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की उन्नति। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को निर्देश देने की बात कही गई थी, जिससे रिलेटेड राज्य सरकारें करती भी हैं। जैसे एससी को आरक्षण, एसटी को शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है। 103वां संविधान संशोधन जिसमें ईडब्ल्यूएस के द्वारा पिछड़े वर्ग को भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो आर्टिकल 46 जो है ये यहाँ पर राज्यों को निर्देश देता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसको निर्देश देता है? राज्य को, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हीं के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नीति निर्देशक जो है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी को शैक्षिक शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करें। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करें। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करें। तो ऐसा कहा यहाँ पर। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना जो है ये सरकार का कर्तव्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा गया है इसमें? तो आर्टिकल 47 कह रहा है कि सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा अपने राज्य में नागरिकों को, बच्चों को अच्छा जीवन स्तर बनाने के लिए विभिन्न कार्य करने होंगे। उनके पोषण स्तर को बढ़ाना होगा और पोषण स्तर जो है वो स्कूलों में ही बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टिंग बोले तो 6 से 14 वर्ष तक की एज के जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। दूध की भी व्यवस्था है, दूध भी वहां पर थैली में प्रोवाइड करवाया जाता है। और दोपहर का जो मध्याह्न भोजन है उसकी भी व्यवस्था की जाती है, जो कि भारत का पहला राज्य मिड डे मील लागू करने वाला था, तमिलनाडु। तो आर्टिकल 47 के तहत आर्टिकल 47 के तहत पोषण, बच्चों के पोषण के लिए मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई है स्कूलों में। मिड डे मील, और मिड डे मील जो है वो पहली बार भारत के किस राज्य के अंदर? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है आपका। तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो मिड डे मील का मतलब क्या होता है? मध्याह्न भोजन। मध्याह्न, ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि मध्याह्न भोजन मतलब कौन सा भोजन? दोपहर का भोजन। तो मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है आर्टिकल 47 के द्वारा। ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर इसको लागू कर दिया गया है। हरियाणा में भी लागू है, पंजाब में लागू है, उत्तराखंड में, सभी राज्यों के अंदर ये लागू है। भारत के सभी राज्यों में ऑलमोस्ट लागू है। सबसे पहले तमिलनाडु में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं कि भाई नेक्स्ट
तो इसके बाद आ जाता है हमारा प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आर्टिकल 48 के तहत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकारों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने चाहिए। जैसे भारत के अंदर हरित क्रांति, जैसे भारत के अंदर दुग्ध क्रांति, तो हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति ऐसे ही एक प्रोग्राम थे। और दुग्ध क्रांति में पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया गया, कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो बीज है, खाद है, इन सबको सस्ता कर दिया। कृषि क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। तो ये सब नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत है। तो आर्टिकल 48 जो है यहाँ पर, तो आर्टिकल 48 के तहत जो कृषि है, हमारी कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगी। कृषि के लिए सरकार ने हरित क्रांति योजना जो है इसको बढ़ावा दिया था, हरित क्रांति को। तो एम स्वामीनाथन भारत के अंदर इसके जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, वो कौन माने जाते हैं, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन जी जो हैं इसके जनक माने जाते हैं भारत में। तो पशुपालन के लिए एक योजना सरकार ने स्टार्ट की थी, दुग्ध क्रांति योजना, दुग्ध क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति। इसके तहत लोगों को ऋण दिए गए थे, डायरी की व्यवस्था की गई थी कि पशुपालन के लिए जो डायरी फार्मिंग है, डायरी फार्म जो है, उनको बढ़ावा दिया गया था। तो लोगों को जो ऋण है वो कम ब्याज दरों पर दिया गया था, डायरी लगाने के लिए, पशु खरीदने के लिए, और बीज खाद इत्यादि को सस्ता कर दिया था जब हरित क्रांति की व्यवस्था की गई थी इस योजना की। तो आर्टिकल 48 में है ये सारी बातें। उसके अलावा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 48 ए में। तो आपको पता है कि आर्टिकल 48 ए में प्यारे विद्यार्थियों पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो पर्यावरण संरक्षण के सभी जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हम स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, तो इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन लगाने चाहिए। तो ये राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे आर्टिकल 40A के द्वारा। तो राज्य सरकार ही वनों की सुरक्षा करती है और उनका संरक्षण भी करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बातचीत करेंगे आर्टिकल 49 है। तो आर्टिकल 49 के अंदर क्या है, आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य सरकार जो है उसे स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 48 साफ साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे काफी सारे पार्क हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, शहीदों की जो मूर्तियां हैं वो हैं, एयरपोर्ट हैं, बस स्टैंड हैं, सभी का जो संरक्षण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी साफ सफाई करने के लिए वहां कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 49 जितने भी स्मारक हैं, जैसे अभी अभी नर्मदा नदी के तट पर बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप जानते ही होंगे नर्मदा नदी के तट पर बना स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो वह भी एक राष्ट्रीय स्मारक की तरह है, राष्ट्रीय महत्व के लिए, पर्यटन स्थल के लिए जरूरी है। तो उसका संरक्षण करना किसका कर्तव्य है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की सरकार का। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 49 के तहत, आर्टिकल 49 के तहत जो है इसका ये मतलब राज्य का ये कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 50 के। तो आर्टिकल 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। न्यायपालिका, हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट ये हमारी न्यायपालिका है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ये हमारी कार्यपालिका है, सरकार हमारी कार्यपालिका है। वैसे तो हमारी कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्थायी भी और अस्थायी भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी कार्यपालिका तो होती है हमारा पुलिस प्रशासन, और अस्थायी कार्यपालिका जो 5 साल के बाद चेंज हो जाती है वो होती है हमारी सरकार, और न्यायपालिका है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 50 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 50 हमें कहता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हमारी कार्यपालिका सरकार। सरकार कैसी कार्यपालिका है प्यारे विद्यार्थियों? सरकार कैसी कार्यपालिका है? अस्थायी, स्थायी नहीं है, अस्थायी है सरकार। क्यों अस्थायी है? क्योंकि 5 साल के बाद प्यारे विद्यार्थियों चेंज हो जाती है। उसके बाद जो स्थायी कार्यपालिका है, परमानेंट, अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो बस फिर रिटायरमेंट होगी सीधे तौर पर। जैसे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि सभी सरकारी कर्मचारी, जितने भी सभी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो सारे के सारे स्थायी कार्यपालिका है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। तो इनको इनको एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दोनों ही स्वतंत्र होनी चाहिए अपना अपना कार्य करने में। कोई भी एक दूसरे के कामों में रोड़ा ना अटकाएं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे किसी को बचाने के लिए। और अगर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज सरकार के लिए जरूरी होती हैं बनानी, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे उनके काम में। तो ऐसा निर्देश भी दिया गया है आर्टिकल 50 के द्वारा। तो लास्ट आर्टिकल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अंतिम जो हमारा आर्टिकल है वो रहेगा आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 जो है ये क्या कहता है हमें? आर्टिकल 51, तो प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 51 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति क्या है और सुरक्षा क्या है? देखिए, हम भारत के अंदर रह रहे हैं, अगर यहाँ पर शांति हम बना करके रखना चाहते हैं तो हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में भी शांति हो, पड़ोसी राज्यों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के अंदर भी शांति का माहौल जो है वो बना रहे। तो ये भी आवश्यक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को हमें बढ़ाने के लिए हमारे पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने चाहिए। मित्रता पूर्ण जो संधियां हैं वो यहाँ पर बनानी चाहिए। तो आर्टिकल 51 के तहत क्या क्या चीजें कही गई है? तो फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई मित्रता मित्रता संबंधी संधियां, मित्रता संबंधी संधियां, समझौते स्थापित करना। मित्रता संबंधी संधियां व समझौते समझौते स्थापित करना। मित्रता संबंधी समझौते व संधियां स्थापित करना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए और क्या किया जा सकता है? युद्ध 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 ना युद्ध ना करने की कोशिश करना। युद्ध ना करने की कोशिश करना।
अब जैसे पंचशील के सिद्धांत आए थे प्यारे विद्यार्थियों, पंचशील के सिद्धांतों में एक सिद्धांत था कि एक दूसरों की सीमाओं का पालन करना, एक दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का पालन करना, सीमाओं का पालन करना। जो बाउंड्री लाइन है एक दूसरे देश की, जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उसका पालन करना, कभी भी उसको क्रॉस ना करना, तो तभी शांति बनी रह सकती है। एक दूसरे के द्वारा कही गई जो मतलब वादे हैं, समझौते हैं, अगर सभी उनका पालन करेंगे, अपने अपने हद में रह कर के कार्य करेंगे, तो कोई भी देश दूसरे देश के साथ युद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा। तो महत्वाकांक्षा की जो नीति होती है उसका त्याग करना भी अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करने जैसा है, और अंतरराष्ट्रीय जो मानवतावाद है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय शांति आवश्यक है। तो ये जो सारे के सारे कार्य हैं ये करने चाहिए। हमारी राज्य की सरकारों को ऐसा निर्देश दिया गया है, और ये निर्देश प्यारे विद्यार्थियों राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं टोटली हमारे डीपीएसपी को और नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो भाग नंबर 4 जो है ये हमने, आप जानते ही हैं कहाँ से स्टार्ट किया था भाग नंबर 4 को, तो हम देखेंगे यहाँ एक बार हम पूरे का पूरा यहाँ पर रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि 2 पार्ट के अंदर हमने यहाँ इसे डिस्कशन किया, और फटाफट से हम विद इन 5 मिनट पूरे का पूरा जो डीपीएसपी है इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने स्टार्टिंग से अगर हम बात करें कि आर्टिकल 36 से डीपीएसपी का आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा स्टेट पॉलिसी, उसके बाद आर्टिकल 37 राज्य पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना, उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 के द्वारा बताया गया था कि सामाजिक कल्याण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए किसी भी राज्य को, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की प्यारे विद्यार्थियों हमने बातचीत की थी। उसके बाद आर्टिकल 39 बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से थे? समान नागरिक संहिता को बनाना, समान नागरिक संहिता को बनाना। इसके बाद फिर प्यारे विद्यार्थियों आया था हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर हमने क्या बात की थी? आर्टिकल 40 में हमने किया था कि ग्राम पंचायत की स्थापना, तो 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत की जो स्थापना हुई थी तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत हुई थी? अनुच्छेद नंबर 40। राजस्थान के जिला नागौर और नागौर के गांव बगदरी। उसके बाद हमने आर्टिकल 41 के बारे में डिस्कस किया था कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त किया जाए, और सार्वजनिक सहायता जो है वो प्रदान करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 42 को, जिसमें हमने कहा था कि अगर महिला गवर्नमेंट कर्मचारी है तो 6 महीने का अवकाश वो 2 बच्चों पर प्राप्त कर सकती है और सैलरी भी प्राप्त कर सकती है। उसके बाद न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में कार्य और प्रसूति सहायता जो है ये सब हमने यहाँ डिस्कस किया था। और इसके बाद आर्टिकल 43 में कामगारों का आर्टिकल था। 44 के अंदर था समान सिविल संहिता, यानी कि नागरिकों के समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके बाद आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 के अंदर हमने प्यारे विद्यार्थियों पढ़ा था कि बाल्यावस्था में देखभाल, 6 से 14 साल तक के एज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, आंगनबाड़ी की व्यवस्था। और उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट था हमारा आर्टिकल 46। तो आर्टिकल जो 46 है, आर्टिकल 46 में हमने क्या बात की थी? SC ST OBC के हितों की उन्नति, शिक्षा संस्थाओं में उनको विशेष प्रावधान, विशेष आरक्षण की व्यवस्था। फिर था आर्टिकल 47।
पोषण स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारना, नशीली दवाइयों पर रोक। यहाँ पर हमने एक चीज हमने यहाँ पर स्किप कर दी थी, जो अभी अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 47 में नशीली दवाओं पर भी रोक है। नशीली दवाओं पर रोक, नशीली दवाओं पर रोक, शराबबंदी बिल्कुल इसी में ही आ जाएगा। जैसे आयोडेक्स के इस्तेमाल को बंद कर दिया था तो वो भी इसके अंदर ही आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 48। जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का जो है संगठन, जिसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था। पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। तो पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपका जो पोल्यूशन कार्ड है वो भी बनाया जाता है गाड़ियों का, वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही बनाया जाता है। वनों के काटने पर रोक है, एक्शन होता है अगर कोई वन काटता मिल जाता है तो उसके खिलाफ, तो वो भी आर्टिकल 48 के तहत राज्य ही इसको संचालित करती है। उसके बाद जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, स्मारक हैं, बड़ी बड़ी जो शहीदों की मूर्तियां हैं, या फिर हमारे जो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी प्रतिमा है, और भी काफी सारे जो उन सब में स्मारकों में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हैं, तो उन सब की सुरक्षा राज्य सरकारों के द्वारा की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 50 का प्यारे विद्यार्थियों हमने डिस्कशन किया था। तो आर्टिकल 50 के अंदर क्या था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, कि न्यायपालिका अपने काम करेगी, कार्यपालिका अपने काम करेगी, कोई भी एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। और आर्टिकल 51 के अंदर हमने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संधियां करनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण समझौते करने चाहिए। एक दूसरे की जो बाउंड्री लाइंस हैं, सीमाएं हैं, उन सब का हमें पालन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंडिया की किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, या किसी भी स्टेट में हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।